नमस्कार बच्चों, मैं हूं गोपाल यादव। फिर से आप लोगों के सामने लेकर आया हूं मैं एक वीडियो जिसके अंदर मैंने आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसका फर्स्ट चैप्टर फसल उत्पादन एवं प्रबंध है। ये वैसे तो मैंने आप लोगों को क्लास में पूरी डिटेल स्टडी मैंने इसकी करवा दी, लेकिन जब चैप्टर ख़त्म हुआ और लास्ट में जब हम क्वेश्चन आंसर कर रहे थे तो कुछ बच्चों की डिमांड थी कि सर क्वेश्चन आंसर्स हमें बुक के अंदर मिलेंगे नहीं, तो आप एक बार इसका नोट्स के फॉर्मेट में हमें एक पीडीएफ या एक वीडियो प्रोवाइड करवा दीजिए। तो मैंने कोशिश करी है इस पूरे चैप्टर को नोट्स की फॉर्मेट में समराइज़ करने की। देखिए, कुछ पॉइंट्स मैंने बनाए हैं पूरे चैप्टर से, और ये पॉइंट्स बिल्कुल सरल भाषा में हैं। वन लाइनर पॉइंट्स हैं जिनको आप आसानी से याद कर सकते हैं। और जब ये पॉइंट्स आपको याद हो जाएंगे तो नीचे जो क्वेश्चंस दिए हैं उनके आंसर भी मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करवाए हैं। ये आंसर आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं, इनमें कहीं दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। और जब बोर्ड के पेपर में अगर इनमें से कोई क्वेश्चन आता है और इस फॉर्म में अगर आप आंसर देते हैं तो आपको जो एग्ज़ामिनर है अच्छे मार्क्स देगा, आप अच्छा स्कोर बना सकते हैं। देखिए, बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने आप लोगों को ये बना कर देने की कोशिश की है। तो इस वीडियो को आप पूरा सुने अच्छे से। इनको आप पोज करके, वीडियो को पोज करके इनको आप लिख भी सकते हो अपनी नोटबुक के अंदर, कहीं दिक्कत नहीं आएगी आपको। अदरवाइज़ आप इस वीडियो को बार बार अगर सुनेंगे और देखेंगे तो भी ये पॉइंट्स आप लोगों को याद हो जाएंगे, क्योंकि इतने कोई टफ पॉइंट नहीं है, बिल्कुल सरल भाषा में मैंने इनको बनाने की कोशिश की है। देखिए, फर्स्ट पॉइंट है, जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। अपन ने चैप्टर में भी बात की थी कि किसान एक बड़े भूभाग के अंदर एक ही प्रकार के पौधे उगाता है। जैसे कि वो क्या करता है, खेत के अंदर गेहूँ उगा देता है, मान लीजिए वो चावल उगाता है, तो ये क्या है, फसल है। उस खेत विशेष के अंदर उसने एक ही प्रकार के पौधे उगाए, वो पूरे के पूरे क्या कहलाएंगे, फसल के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए, मिट्टी तैयार करना, बुआई करना, खाद एवं उर्वरक देना, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई तथा भंडारण, ये सभी किसान के द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली कृषि पद्धतियां हैं। हमने बात करी थी कि किसान जब कृषि करता है तो सबसे पहले वो क्या करता है, खेत को तैयार करता है। क्या करता है, खेत तैयार करता है। और खेत तैयार करने के लिए वो क्या करता है, खेत की जुताई करता है। जुताई के विभिन्न तरीके हमने देखे थे, विभिन्न साधन देखे थे कि वो किस तरीके से जुताई करता है। जुताई करने के बाद वो खेत के अंदर क्या करता है, बीज डालता है। खेत के अंदर क्या करता है, बीज डालता है, जिसे हम क्या कहते हैं, बुआई करना। बीज डालने के बाद वो खेत के अंदर खाद और उर्वरक देता है। उर्वरक देने के बाद में वो सिंचाई करता है, ताकि जो खाद और उर्वरक खेत में डाला गया है वो पानी में घुलकर मिट्टी में पहुंच जाए और मिट्टी से होता हुआ वो पौधे की जड़ों से होता हुआ पौधे में आ जाए। फिर हमने बात करी थी कि सिंचाई करने के बाद जो अनावश्यक पौधे हैं वो भी फसल के साथ उग जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं खरपतवार। क्या कहते हैं, खरपतवार। अब इस खरपतवार से हमें सुरक्षा करनी होती है फसल की। अदरवाइज़ अगर हम खरपतवार से सुरक्षा नहीं करेंगे तो जो उर्वरक हमने दिया, जो खाद हमने डाला, जो पानी हमने खेत में दिया, उसका मैक्सिमम पार्ट ये खरपतवार ले जाएंगे और हमारी जो मुख्य फसल है उस फसल को बहुत ही कम मात्रा में वो चीज़ें मिल पाएगी, जिससे हमारी फसल कमज़ोर हो जाएगी। तो हमें खरपतवार को क्या करना पड़ता है, खेत से निराई गुड़ाई द्वारा बाहर निकालना होता है। उसके बाद जब हमारी फसल पककर तैयार हो जाती है तो उसकी हमें क्या करनी होती है, कटाई करनी होती है। कटाई करने के बाद हम उसमें से अनाज को अलग कर लेते हैं और उस अनाज का क्या किया जाता है, भंडारण किया जाता है। ये सभी किसानों के द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली कृषि पद्धतियाँ हैं। तो आपसे पूछा जाएगा किसान खेती करने के लिए कौन कौन सी पद्धतियाँ अपनाता है, तो आप लिखेंगे मिट्टी तैयार करना, बुआई करना, खाद एवं उर्वरक देना, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई तथा भंडारण, ये सभी किसानों के द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली कृषि पद्धतियाँ हैं। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं। देखिए, मिट्टी को उलटने पलटने हम पोला करने की प्रक्रिया को जुताई कहते हैं। तो क्वेश्चन सीधा सीधा आएगा, जुताई किसे कहते हैं, तो मिट्टी को उलटने पलटने हम पोला करने की जो प्रक्रिया होती है उसे जुताई कहते हैं। जुताई के लिए किसान क्या कौन कौन से साधन काम में लेता है, हल काम में लेता है। ठीक है, इसी तरीके से हल के अलावा वो क्या काम में लेता है, एक कल्टीवेटर होता है जो ट्रैक्टर से काम में लिया जाता है। अपन ने बात करी थी कल्टीवेटर की।
हल जो है बैलों से जोता जाता था, कल्टीवेटर ट्रैक्टर से काम में लिया जाता है। आधुनिक मशीन है जुताई की। देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है उसकी बात करते हैं। वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें हम खाद एवं उर्वरक कहते हैं। हमने बात करी थी कि जब किसान निरंतर खेत के अंदर फसल उगाता है तो मिट्टी के अंदर पोषक पदार्थों की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। मिट्टी की उर्वरक क्षमता घट जाती है। उसकी उर्वरक क्षमता को, उसके उपजाऊपन को बनाए रखने के लिए किसान क्या करता है, खेत के अंदर खाद और उर्वरक डालता है। ठीक है। अब खाद और उर्वरक, खाद क्या होता है, खाद हमने देखा था प्राकृतिक रूप से तैयार किया जाता है। खेत के अंदर गड्ढा खोदकर उसके अंदर गोबर और जो पेड़ पौधों की जो सड़ी गली पत्तियां होती हैं उनको डाल दिया जाता है, उसमें पानी छोड़ दिया जाता है। इन सबको जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो खाकर इनके कार्बनिक पदार्थों को नष्ट कर देते हैं और अंत में इससे क्या तैयार होता है, जैविक खाद तैयार होता है। और इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो उपयोगी सूक्ष्म जीव होता है उसकी बात अगर हम करें तो केंचुए की हमने बात करी थी कि केंचुआ क्या करता है, बहुत ही अच्छा जैविक खाद बनाता है। आगे बात करते हैं। देखिए जैविक खाद बनाने के लिए अपशिष्टों का अपघटन सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि जैविक खाद किस तरीके से तैयार किया जाता है, तो आप कहोगे कि जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनका अपघटन सूक्ष्म जीवों के द्वारा करवाकर जैविक खाद तैयार की जाती है। और ये प्राकृतिक तरीके से किसान तैयार करता है। इसमें कोई किसी इंडस्ट्री में या किसी फैक्ट्री में जाने की उसको ज़रूरत नहीं पड़ती। अपने खेत में वो क्या करता है, एक गड्ढा खोद लेता है और गड्ढा खोदने के बाद जितने भी अपशिष्ट होते हैं उन सबको उस गड्ढे के अंदर भर देता है, उसके अंदर पानी छोड़ देता है। कुछ समय बाद सूक्ष्म जीव उसके अंदर पैदा हो जाते हैं। वो सूक्ष्म जीव उन अपशिष्टों के अंदर जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनको खाकर उन अपशिष्टों को जैविक खाद में क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, खेत में लगातार फसल उगाने से खेतों में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। तो आपसे पूछेगा किसान द्वारा एक खेत में लगातार फसल उत्पादन करने से क्या हानि हो सकती है, तो आप कहोगे लगातार फसल उगाने से खेत में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, जिससे मृदा क्या हो जाती है, मृदा आपकी अनउपजाऊ हो जाती है। क्या हो जाती है, अनउपजाऊ हो जाती है। उसकी जो उर्वरक क्षमता है, उसका जो उपजाऊपन है वो घट जाता है या कम हो जाता है। और अगर उसके अंदर खाद नहीं डाला जाएगा, उर्वरक नहीं डाले जाएंगे तो मिट्टी हमारी क्या हो जाएगी, मिट्टी हमारी बंजर भी हो सकती है। क्या हो सकती है, बंजर भी हो सकती है। तो मिट्टी के उपजाऊपन को बनाए रखने के लिए हमें समय समय पर उसके अंदर खाद और उर्वरक डालना पड़ता है। नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट जो है यूरिया, अमोनियम सल्फेट, पोटास आदि उर्वरक हैं। मैंने क्लास में भी बात करी थी एन, पी और के। NPK नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ठीक है, इनकी पूर्ति, ये मुख्य पोषक तत्व हैं जो पौधे को आवश्यक होते हैं। इनकी पूर्ति यूरिया, अमोनियम सल्फेट, पोटास जैसे जो कृत्रिम उर्वरक होते हैं जो फैक्ट्रियों में, कल कारखानों में तैयार किए जाते हैं, इनके द्वारा इनकी पूर्ति की जाती है। ठीक है, इसीलिए किसान समय समय पर जब भी सिंचाई करता है, समय समय पर अपने खेत के अंदर, अपनी फसल के अंदर ये कृत्रिम तरीके से तैयार उर्वरक खेत में देता रहता है। मार्केट से कट्टे के कट्टे परचेज करके वो लाता है, खरीद कर लाता है। और समय समय पर जितनी अमाउंट में फसल को रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से वो अपने खेत में इन उर्वरकों की सिंचाई के साथ में पूर्ति करता रहता है। देखिए नेक्स्ट है, उर्वरक फैक्ट्रियों में बनाया जाता है, खाद जैविक प्रक्रिया द्वारा बनता है। अपन जानते हैं कि जो जितने भी यूरिया, अमोनियम सल्फेट, पोटास, सुपर फॉस्फेट, ये सब होते हैं जो फैक्ट्रियों में तैयार होते हैं कृत्रिम तरीके से। लेकिन जो खाद होती है, जैविक खाद होती है, वो प्राकृतिक तरीके से तैयार की जाती है। मैं बार बार बता चुका पहले भी, फिर बता रहा हूँ कि खेत में गड्ढा खोद दिया जाता है, पशुओं का जो मलमूत्र होता है उस गड्ढे में भर दिया जाता है, पेड़ पौधों की सड़ी गली पत्तियों को उसके अंदर भर दिया जाता है, उसमें पानी छोड़ दिया जाता है, उसके अंदर सूक्ष्म जीव पैदा होते हैं। वो सूक्ष्म जीव उन अपशिष्टों के अंदर जितने भी कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनको नष्ट करके उन अपशिष्टों को जैविक खाद में क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट देखिए, केंचुआ एवं सूक्ष्म जीव मिट्टी को पलटकर पोला करते हैं। केंचुआ एवं सूक्ष्म जीव मिट्टी को पलटकर पोला करते हैं तथा ह्यूमस बनाते हैं तथा रासायनिक प्रक्रिया द्वारा मिट्टी की उर्वरक शक्ति को बढ़ा देते हैं। इसीलिए केंचुए को क्या कहा जाता है, किसान का मित्र कहा जाता है। क्यों, क्योंकि केंचुआ क्या करता है, मिट्टी को पोला कर देता है तथा उसमें ह्यूमस की मात्रा को बढ़ाता है। ठीक है,
ये रासायनिक प्रक्रिया की बजाय मिट्टी की उर्वर शक्ति को बढ़ाने का एक प्राकृतिक तरीका है जो बहुत ही अच्छा होता है। इससे मिट्टी का उपजाऊपन बना रहता है। आगे देखिए, कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम और समय की बचत होती है। मैंने पहले भी बात करी थी कि पुराने ज़माने में खेतों में जब जुताई की जाती थी तो बैल के द्वारा या बैलों के द्वारा हल चलाकर जुताई की जाती थी। एक व्यक्ति बैल के पीछे पीछे हल को पकड़ के चलता था और उसमें काफ़ी समय लगता था और दिन भर में पूरा दिन परिश्रम करने के बाद मुश्किल से 1 बीघा ज़मीन की जुताई हो पाती थी। तो अधिकांश जो ज़मीन थी वो कृषि योग्य होते हुए भी बिना फसल के रह जाती थी, उसके अंदर फसल बोई नहीं जाती थी। क्यों? क्योंकि इतना समय किसान को मिलता नहीं था कि वो उसमें फसल बो सके या उसकी जुताई कर सके। ठीक है, क्योंकि परिश्रम बहुत होता था। लेकिन आजकल आधुनिक टेक्नोलॉजी का युग है। आजकल मशीनों के द्वारा खेती की जाने लगी है। बड़े बड़े खेतों को कुछ ही समय के अंदर, कुछ ही घंटों के अंदर ट्रैक्टर से, कल्टीवेटर के द्वारा जोत दिया जाता है और उसी के द्वारा, मशीनों के द्वारा, सीड्रिल के द्वारा उसके अंदर क्या कर दी जाती है, बुआई कर दी जाती है। नेक्स्ट देखिए, फसलों को अदल बदल कर बोना फसल चक्रण कहलाता है। आपसे पूछा जाएगा फसल चक्रण या फसल चक्र किसे कहते हैं, तो फसलों को बदल बदल कर बोना फसल चक्रण कहलाता है। बदल बदल कर बोने से तात्पर्य ये है कि एक बार गेहूं की फसल बो दी, अगले सीजन में आपने बाजरे की फसल बो दी, फिर आपने चना बो दिया, फिर आपने मटर बो दिया, सरसों बो दी। ऐसे नहीं है कि एक खेत के अंदर आप गेहूं ही गेहूं बोते जा रहे हो, एक खेत के अंदर आप बाजरा ही बाजरा बोते जा रहे हो। तो उस पर्टिकुलर फसल के लिए वो खेत जो है, उस खेत की मिट्टी क्या हो जाएगी, अनउपजाऊ हो जाएगी। अतः मिट्टी का उपजाऊपन बना रहे, मिट्टी की उर्वर क्षमता बनी रहे, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, किसान को फसल चक्र अपनाना होता है। और फसल चक्र में वो क्या करता है, एक बार गेहूं बो दिया तो अगले सीजन में फिर वो उसमें क्या बोएगा, चना बोएगा या फिर बाजरा बोएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए, हम राइजोबियम जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। हमने बात करी थी कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो पोषक पदार्थों को यूज करते हैं, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होती है। पोषक पदार्थों की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, ये सब के सब क्या होते हैं, पोषक पदार्थ होते हैं। अब जो प्रोटीन का सिंथेसिस है, प्रोटीन का संश्लेषण है, उसमें हमने बात करी थी कि किसकी आवश्यकता होती है, नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। अब ये नाइट्रोजन पेड़ पौधे डायरेक्ट वातावरण से नहीं ले सकते। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण वो काम में लेते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड को वो सीधे वातावरण से अवशोषित कर लेते हैं, लेकिन नाइट्रोजन को वो सीधे वातावरण से अवशोषित नहीं कर सकते। इसके लिए एक जीवाणु होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, उस जीवाणु का नाम है राइजोबियम जीवाणु। और ये राइजोबियम जीवाणु जो दाल कुल के पौधे होते हैं, दाल कुल के पौधे, इन दाल कुल के पौधों की जड़ों के अंदर पाए जाते हैं। समझ गए? और इनका जो काम होता है मेनली, वो काम ये होता है कि ये वातावरणीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में बदल देते हैं। यानी कि वातावरणीय नाइट्रोजन को ये क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं, एक यौगिक के रूप में उसका फिक्सेशन कर देते हैं। वो यौगिक मिट्टी के अंदर चला जाता है, क्योंकि ये मिट्टी के अंदर, मृदा के अंदर, पौधों की जड़ों के अंदर पाए जाते हैं। तो ये मिट्टी में रहते हुए ही वातावरणीय नाइट्रोजन को क्या करते हैं, फिक्स करते हैं, उसका यौगिकीकरण कर देते हैं। और मृदा के अंदर वो यौगिक नाइट्रोजन को निर्मुक्त करता है और वो नाइट्रोजन घुलित अवस्था में पौधे की जड़ों द्वारा पौधे को पहुंचा दी जाती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है कि मोट, चेन पंप, ढेकुली और रहट ये सभी सिंचाई के पारंपरिक तरीके हैं। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल सीधा क्वेश्चन आएगा बच्चों कि सिंचाई के पारंपरिक तरीके कौन कौन से हैं। तो आपको क्या कहना है, मोट, चेन पंप, ढेकुली और रहट ये सिंचाई के पारंपरिक तरीके हैं। नेक्स्ट देखिए, खाद में ह्यूमस की मात्रा होने के कारण इससे मिट्टी में जल धारण की क्षमता में वृद्धि होती है। एक बार आपने मिट्टी में पानी दे दिया, फसल को पानी दे दिया, तो काफ़ी समय तक मिट्टी में नमी बनी रहती है। इसी को हम कहते हैं मिट्टी की जल धारण क्षमता। एक मिट्टी तो ऐसी होती है कि आज पानी पिलाया फसल को और कल फिर से वही सूख गया, फिर से पानी की आवश्यकता हो गई। ठीक है, जबकि एक मिट्टी ये होती है कि एक बार पानी दे दिया तो 1 महीने तक पानी देने की आवश्यकता नहीं है, जैसे काली मिट्टी होती है। तो ये जो खाद के अंदर जो ह्यूमस की मात्रा होती है, ये क्या करती है, मेनली मिट्टी में जल धारण की क्षमता में वृद्धि करती है, जिससे किसान को बार बार सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, देखिए कुएं, जल नलकूप, तालाब, झील, नदियाँ, बांध और नहर आदि सिंचाई के मुख्य स्रोत हैं। तो आपसे पूछा जाएगा सिंचाई के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं, तो कुएं, नलकूप, तालाब, झील, नदियाँ, बांध और नहर आदि सिंचाई के मुख्य स्रोत हैं। नेक्स्ट है छिड़काव तंत्र। छिड़काव तंत्र क्या होता है, इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है जहां जल कम मात्रा में उपलब्ध होता है। अब देखिए जहां पर टीले होते हैं वहां पर आप क्या कर सकते हो, और नाली बनाकर खेत में पानी नहीं दे सकते, वहां पर पानी बहुत वेस्टेज जाएगा, या मैं यूँ कहूँ कि पानी की उपलब्धता कम है, तो वहाँ पर किसान कौन सी पद्धति अपनाता है सिंचाई के लिए, छिड़काव तंत्र वाली पद्धति को यूज करता है। छिड़काव तंत्र को ही हम फव्वारा सिस्टम भी बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए जब हम एक ही ज़मीन पर बार बार पौधे उगाते हैं तो ये पौधे मिट्टी में से पोषक तत्वों को सोख लेते हैं और मिट्टी में इन पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। तो आपसे पूछा जाएगा कि बार बार फसल, एक ही खेत के अंदर बार बार फसल उगाने से किसान को क्या हानि होती है, तो आप कहोगे कि मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी, जिससे मिट्टी क्या हो जाएगी, अनउपजाऊ हो जाएगी, बंजर हो जाएगी। फसलों में पौधों के साथ कुछ अनचाहे पौधे भी उग जाते हैं, इन पौधों को हम खरपतवार कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, खरपतवार कहते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, पहले भी चैप्टर जब मैंने पढ़ाया था आप लोगों को तब भी मैंने कहा था कि फसल के साथ में जो अनावश्यक पौधे उग जाते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं। जैसे हम गेहूँ उगाते हैं तो गेहूँ के साथ में जो भथुआ मोस्टली उगता है वो क्या है, खरपतवार होता है। देखिए भथुआ वैसे तो यूजफुल है, बहुत ही अच्छी सब्जी है, आयरन की पूर्ति करता है, लेकिन हमें जब हमने गेहूं बोया था उसके साथ में भथुआ आ रहा है, तो भथुए की रिक्वायरमेंट हमें नहीं थी, हमें किसकी रिक्वायरमेंट थी, हमें गेहूं की रिक्वायरमेंट थी, हमें गेहूं चाहिए था इसलिए हमने गेहूं बोया, लेकिन हमें भथुए की आवश्यकता तो नहीं थी। वो एक अलग बात है कि वो उसके साथ में उग रहा है और यूजफुल है इसलिए हम उसको यूज कर लेते हैं, बट उसके उगने से हमारी गेहूं की फसल को नुकसान होगा, उसकी उत्पादन क्षमता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। इसलिए फसल के साथ में जो अनचाहे पौधे उगते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, फसल या फसल उत्पादों को हानि पहुंचाने वाले जीवों को मारने वाली रासायनिक दवाओं को पीड़कनाशी कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा किसान फसल के अंदर दवाई का स्प्रे करता है, वो क्या करता है, फसल को नुकसान करने वाले जो जीव होते हैं उनको मारने के लिए उस दवाई का स्प्रे करता है, और उस दवाई को क्या कहते हैं, पीड़कनाशी कहते हैं। क्या कहते हैं, पीड़कनाशी। तो आपसे पूछा जाएगा पीड़कनाशी से आप क्या समझते हैं, तो आप कहोगे कि फसल या फसल उत्पादों को हानि पहुंचाने वाले जीवों को मारने वाली रासायनिक दवाओं को हम क्या कहते हैं, पीड़कनाशी। जैसे चूहे मारने की दवा होती है तो उसको भी हम क्या कहेंगे, उसको भी हम पीड़कनाशी में शामिल करेंगे। नेक्स्ट देखिए, वह मशीन जो हार्वेस्टर तथा थ्रेसर दोनों का कार्य करता है कंबाइन मशीन कहलाती है। आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, कंबाइन मशीन क्या होती है, तो आप कहोगे हार्वेस्टर तथा थ्रेसर दोनों का कार्य करने वाली मशीन को कंबाइन मशीन कहा जाता है, और ये क्या करती है, फसल से अनाज को अलग करने का काम करती है। नेक्स्ट देखिए, पीड़कनाशियों के उपयोग से पौधे को हानि पहुंचाने वाले जीव नष्ट हो जाते हैं, परंतु पौधों को कोई हानि नहीं पहुंचती है। पीड़कनाशी केवल फसल को नुकसान करने वाले जीवों को नष्ट करते हैं, फसल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। नेक्स्ट बात करते हैं कि पीड़कनाशी जल स्रोतों में मिलकर जल प्रदूषण का कारण बनते हैं। पीड़कनाशी का सबसे बड़ा माइनस पॉइंट यही है कि वो जल स्रोतों में मिल जाते हैं, और जल स्रोतों में मिल करके क्या करते हैं, जल को प्रदूषित कर देते हैं। तो देखिए बच्चों, ये पूरे चैप्टर की समराइज फॉर्म मैंने आप लोगों के सामने प्रस्तुत करी है। ये जितने भी 10-15 पॉइंट हैं ये आप लोग अच्छे से याद कर लेना। मैं तो कहूँगा कि इनको रट लेना। अगर ये आपने टिप्स पे रट लिए तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इस चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ के नहीं आएंगे, सारे के सारे क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करेंगे। देखिए नीचे जो चैप्टर के क्वेश्चंस थे उनके आंसर भी मैंने आप लोगों को दिए हैं कि फसल किसे कहते हैं। वैसे तो पॉइंट्स जो अपन ने पढ़े थे उसमें पहला पॉइंट ही फसल के बारे में ही था। देखिए आंसर मैंने इसमें दिया है आपको कि जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। उदाहरण के लिए गेहूँ की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूँ के हैं। बहुत ही अच्छा आंसर मैंने आप लोगों को दिया है। नेक्स्ट देखिए, किसानों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाली कृषि पद्धतियाँ कौन कौन सी है, तो सारी पद्धतियाँ मैं आपको पहले भी बता चुका, और फिर से एक समराइज फॉर्म में आपको मैंने दी है जिसमें सारी सातों पद्धतियाँ आ गई। उसके बाद में जुताई किसे कहते हैं, तो मिट्टी को उलटने पलटने में पोला करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं,
उसे हम जुताई कहते हैं। ठीक है, मैं बता चुका आप लोगों को। वही क्वेश्चन है, देखिए जो पॉइंट्स मैंने बनाए हैं ना, वो पॉइंट्स अगर आपको याद हैं तो आप सारे क्वेश्चंस के आंसर टिप्स पे दे सकते हैं। देखिए खाद एवं उर्वरक क्या होता है? वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है, उन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। ठीक है, तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, इनके आंसर दे सकते हैं। ये देखिए, वीडियो को पॉज करके इनको आप लिख भी सकते हो, इसमें कहीं कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं आएगी। आसानी से आप इन आंसर्स को, इन क्वेश्चंस के साथ में अपने नोटबुक के अंदर क्या करें, नोट कर लें। वीडियो को पॉज करके आप इनको आसानी से लिख सकते हैं, कहीं भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इनके सब के बारे में मैंने ऊपर पॉइंट्स में सब कुछ समराइज़ कर दिया है, आपको समराइज फॉर्म में आंसर इनका दे दिया है। तो आप आसानी से इनको नोट करें, अच्छे से इनको पढ़ें। नेक्स्ट वीडियो मैं अगले चैप्टर का डालूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल जाए। थैंक यू।